आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्ते। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल, जिसको विश्लेषणात्मक क्षमता कहते हैं हिंदी में, इसको कैसे डेवलप किया जाए, इस पर काफ़ी लंबे समय से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। आप जानते हैं, अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है और अपने नाम को सिलेक्शन लिस्ट में देखनी है, तो ये वो स्किल है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके बिना आप वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। आप थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, थोड़े कम चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लिमिटेड रख सकते हैं, ये चीज़ें तो मदद करेंगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि इस स्किल को आप डेवलप नहीं करेंगे और खूब सारा पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने साथ न्याय कर पा रहे हैं। बाकी चीज़ें कम हो, ये कंप्लीट हो, एकदम पावर पैक जिसको कहते हैं कि आप इसके पावर हाउस हैं। तो ये ऐसा स्किल है कि बाकी सारी की कमियों को ये पूरा कर सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि जिसने थोड़ा-सा कम पढ़ा है, लेकिन आंसर राइटिंग करने की उसके पास इतनी ज़बरदस्त स्किल है कि उसे पता है कि किस आंसर को कैसे सोचना है, उस पर कैसे उस पर लिखना है, कैसे दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन बैठा के उस पे पेपर पर लिखना है। तो ये चीज़ें जिसमें एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हों, और एक वो जिसने खूब पढ़ रखा है। तो आप ये बताइए कि मेंस में किसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे? वो जिसने खूब पढ़ रखा है, लेकिन उसने आंसर राइटिंग की उतनी बढ़िया तैयारी नहीं की, उस स्किल को उतना अच्छा डेवलप नहीं किया, या कि दूसरा, जिसने पढ़ा तो थोड़ा कम ही है, लेकिन आंसर राइटिंग करने की स्किल बहुत ज़बरदस्त है उसकी। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ जाएँगे मेरे इस क्वेश्चन से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये चाहे आंसर राइटिंग, ये तो मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी आंसर देना हो आपको, जैसा यूपीएससी डिमांड करता है, आप देखेंगे कि आप में उसको करने के लिए, उस आंसर को करने के लिए एक अलग तरह से सोचने की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप आंसर को पहले दिमाग में क्रिएट कर सकें, फिर बाकी चीज़ें होंगी। तो वो उस क्रिएट करने के लिए जो है, यही वो स्किल है जो आपकी मदद कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम बातें करते-करते पहले हमने फैक्टर्स पर भी बातें की कि कैसे आप इसको डेवलप करेंगे। अब हम टूल्स पर बातें कर रहे हैं कि इसे प्रैक्टिकली आप करेंगे कैसे, क्या-क्या करना होगा इसमें। तो फ्रेंड्स, पहला था लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को कैसे याद करेंगे, फैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे आपको तैयार करने चाहिए, कैसे आपको याद करना चाहिए कि आप कभी भूलें ना। ये सब हमने बात की पिछले क्लास में। हमने बात की थी कि फैक्ट्स को आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कैसे याद करेंगे कि आप कभी ना भूलें। क्योंकि अगर आप भूल गए तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, और ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि आप भूल जाते हैं चीज़ों को। तो कैसे ना भूलें? क्या कुछ करें, उसमें क्या कुछ पुट करें एक्स्ट्रा कि आप ना भूलें उसको। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर, यूटिलाइज़ेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में, कि फैक्ट्स आपने लर्न तो कर लिए, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? ये उससे भी बड़ी बात होगी। क्योंकि होता क्या है, देखिए, अब आप जब मेंस में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो आंसर राइटिंग तो सब बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स बहुत कम को आ पाते हैं। और आप देखेंगे जीएस पेपर्स के टॉपर्स के भी मार्क्स देखिए, तो 40 टू 45% के आसपास जो है जीएस के मार्क्स होते हैं। हार्डली किसी-किसी को 50% आ गया तो आ गया। तो ये हाल होता है। और वहाँ पे देखिए, जो आपको आंसर्स लिखने हैं, यूपीएससी जो चाहता है उस तरीके के आंसर लिखने के लिए होना ये चाहिए कि आपका आंसर जो है थोड़ा-सा वज़नदार हो। आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है आंसर का, वो थोड़ा-सा इंस्पायरिंग हो। जो एग्ज़ामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे
कि हाँ, इस स्टूडेंट ने सही से तैयारी की है, अपने समय के प्रति ये सतर्क है और इसने ऐसा आंसर लिखा है जो होना चाहिए कि यूपीएससी के लेवल का है और इसने इस बात का ध्यान रखा है कि जो चेक करने वाला एग्ज़ामिनर है, वो सही से इस पर ध्यान दे सके, उसने उसके कंसंट्रेशन को अट्रैक्ट करने की चीज़ें भी डाली हुई। तो ये सब गुण वो चेक करता है आप। फिर उसको लगेगा कि हाँ, ये सही कैंडिडेट है, यूपीएससी के लिए सही प्रिपरेशन इसने की है, नॉर्मल लेवल पर फिर सिर्फ मज़ाक नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ रिफ्लेक्ट होंगी। इन सब को रिफ्लेक्ट करने के लिए आंसर में फैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात है कि इसका यूटिलाइजेशन होगा कैसे? सबसे पहले तो जिस यूटिलाइज करने के लिए सही से तैयार किया जाना ज़रूरी है और कैसे तैयार करना है इस पर हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब देखिए, आप बुक्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स में टॉपिक्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, हज़ारों फैक्ट्स आपको मिलेंगे और डेली बेसिस पर कई-कई फैक्ट्स मिलेंगे। दिक्कत ये होती है कि शुरू में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इकट्ठे करो, ये भी लिख लो, वो भी लिख लो, सारे फैक्ट्स इकट्ठे भरमार लगा देते हैं। अब सोचिए, अब उतना आप भरमार लगा देंगे तो क्या वो किसी काम का रहेगा? क्या आपने एक-एक टॉपिक पर 20-20, 25-25 फैक्ट्स तैयार कर रखे हैं, 5-5, 10-10 फैक्ट्स तैयार कर रखे हैं, तो क्या उससे बात बननी है? अब मान लीजिए कि टॉपिक है, मान लीजिए पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट, उसी पर आपने बहुत सारा फैक्ट तैयार कर लिया। गवर्नर के बारे में थोड़ा-सा चाहिए, तो गवर्नर मान लीजिए वेस्ट बंगाल का गवर्नर बैड न्यूज़ में है, तो आपने उसको भी लिख लिया। तमिलनाडु का है, उसको भी लिख लिया। कर्नाटक का है, उसको भी लिख लिया। मतलब एक ही टॉपिक पर, एक ही तरह के डिज़ाइन पर बहुत सारे फैक्ट्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, कूड़ेदान की तरह हो जाएगा। ऐसा कि आपका एक अलमीरा है जिसमें आपने कपड़े रखे नहीं हैं सजाकर, ठूस रखे हैं पकड़कर। तो आप सोचिए, जब वो समय आएगा कि आपको चाहिए उसमें से यूटिलाइज़ करने के लिए, आपको कहीं जाना है और आपको एक दिमाग में है कि मुझे ये कपड़ा पहनना है। आपने अलमीरा खोला, ठूसा पड़ा है सारा कुछ। तो आप बताइए, क्या तुरंत डायरेक्ट अपना हाथ आप उस कपड़े पर रख पाएँगे जो आपको चाहिए? आपको सारे कपड़े को इधर-उधर तितर-बितर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मिलेगा वो। तो इस तरीके से ना तो आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल ही कर पाएँगे और ना सही तरीके से आप सही समय पर उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट्स पहले तो लिमिटेड होने चाहिए और सिर्फ़ लिमिटेड ही नहीं, मैं ये भी कहूँगा कि हर टॉपिक पर बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए। आप सोचेंगे तो फिर हर टॉपिक पर मुझे 1-2 फैक्ट तैयार करने चाहिए। ये तो है ही, लेकिन उसमें एक और बात भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लगता है ये कि किसी एक टॉपिक का फैक्ट किसी दूसरे जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर उस दूसरे टॉपिक पर फैक्ट तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है और मैं सच बताऊँ तो एक टॉपिक, एक फैक्ट को आप कई-कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं कि मान लीजिए कि एक फैक्ट है कि जो ऑक्सफैम है, इसने कहा कि भारत की जो 1% लोग हैं, भारत के जो 1% लोग हैं, इनके पास भारत का 50% धन है, ठीक है? और बाकी जो 50% है, वो बाकी 99% लोगों के पास। तो आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ कर पाएँगे, आप सोचिए। एक तो ये इससे चलिए फैक्ट जो है पॉवर्टी से रिलेटेड है। डायरेक्ट मैं बात करूँ तो पॉवर्टी से रिलेटेड है। दिखाता है कि ज़्यादातर लोग गरीब हैं, कुछ ही लोग अमीर हैं। तो एक तो ये और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्या आपका? आप सोचिए, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, या पॉवर्टी की बात करूँ तो ये मान लीजिए सोसाइटी का एक टॉपिक है। क्या आप उसका इस्तेमाल, अगर शुरुआत से आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक ही देखते चलिए, क्या आप ग्रोथ वाले टॉपिक में नहीं कर सकते हैं? डेवलपमेंट वाले टॉपिक में नहीं कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में नहीं कर सकते हैं? और भी कहिए तो क्या कहते हैं, फिर आगे जाके आप
इसी में जाइए, सोसाइटी में ही जाइए, तो क्या सिर्फ पॉवर्टी में इस्तेमाल कर पाएंगे? एजुकेशन में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हेल्थ में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे एजुकेशन और हेल्थ में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका? आप इस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते कि 1% लोगों के पास ही इतना है, तो बाकियों के पास तो बहुत कम होगा, तो उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो एजुकेशन और हेल्थ पर क्या ही खर्च कर पाएंगे? इस तरीके से आप क्रिएट करके डाल सकते हैं। आप कहाँ नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते? चाहे तो ज्योग्राफी में कर सकते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट की बात होती है कि कुछ लोग गांव में रहते हैं, वो कम डेवलप्ड हैं, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो क्यों माइग्रेट करते हैं? ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास नहीं है, तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा जहाँ पे है कमाने के लिए। तो माइग्रेशन के टॉपिक में आप ले आइए इसको, ज्योग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हालत रहा तो क्राइम रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, फिर गवर्नेंस पर दिक्कत आएगी। गवर्नेंस कई सारे टॉपिक में आप इसको लेके आप इकोनॉमिक्स में चले जाइए, इन्वायरमेंट में चले जाइए। आप देखिए, आप इंटरनल सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करप्शन वाले टॉपिक में, या और भी एथिकल गवर्नेंस, एथिकल बिजनेस वाले टॉपिक में। तो आप देखेंगे कि एक-एक फैक्ट का आप कई-कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल जगह पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सीखना है। तो ये कैसे होगा? तो कोई भी फैक्ट जब आप नोट करें, नोट डाउन करें, पढ़ें, तो आप दिमाग में सोचें। सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा, ना हो तो सामने रखिए और फिर देखिए कि इसका मैं सिलेबस के किस-किस टॉपिक में किस-किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दिन में एक फैक्ट को लेकर भी आपने ऐसा सोच लिया जिसमें 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे। ऐसी गजब की स्किल आपके अंदर आएगी कि मैं सच कहूँ तो 5 फैक्ट आपके लिए 50 टॉपिक कवर कर जाएँगे। तो इस तरीके से आपको सीखना है, यूटिलाइज़ करना है अपने फैक्ट्स का। तो फ्रेंड्स, आगे और बात नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप जानते हैं कि सैटरडे और संडे को जो है वो यूपीएससी गाइडेंस क्लास नहीं आता है। मैराथन क्लास आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग करते हैं। सैटरडे संडे को मैराथन क्लास ऑफ रहती है। तो अब हम मंडे को मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।